नमस्कार बच्चों। आज हम इस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में गॉसेस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी गॉस थ्योरम का कहाँ कहाँ और किस तरह से यूज करते हैं। तो हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। हियर पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लेते हैं फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। एक वायर लिए जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है और वो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। तो इस चार्ज की पार्टिकुलर लेंथ को अगर कंपेयर करें तो लेंथ के रिस्पेक्ट में पहले हमको डेंसिटी काउंट करना होगा और लैम्डा ये lambda is defined as linear charge density, so charge per unit length we get as a lambda. So let an infinite long thin wire with uniform charge density lambda, let a Gaussian surface of radius small r around it. अब देखते हैं कि यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है। तो सरफेस वेक्टर और ई वेक्टर जब एक डायरेक्शन में होगा तो उसके बीच एंगल बनेगा 0 डिग्री। thus phi is defined as surface integral of E dot ds. E dot ds में सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा मीन्स थीटा की जगह पर हम 0 डिग्री पुटअप करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस। तो अगर हमको पूरा फाई चाहिए तो ई डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो ई इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ds इक्वल्स टू e इंटू 2πrl। ds को इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर मीन्स e इक्वल्स टू 2πrl। फ्रॉम गॉसेस लॉ phi is defined as q by epsilon naught. Thus q replaced by lambda into l by epsilon naught. अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, इज 2πrl इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो R से R कट गया, सॉरी L से L कट गया, तो लैम्डा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। यही इक्वेशन इससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड से देखे थे कि इंटीग्रेशन के मेथड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट ही आया है और गॉस लॉ से वही वैल्यू प्रूफ हो रही है। सेकंड एग्जांपल में हम प्रूफ कर रहे हैं ओम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। यहाँ निकालना है कि गॉस लॉ से ओम्स लॉ कैसे डिराइव करेंगे। तो इसके लिए क्यू चार्ज हम मान लेते हैं कि ओ पॉइंट पर क्यू चार्ज है और उससे आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है। तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, आर को रेडियस मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं, मीन्स गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस के एक छोटा सा पार्ट पर पहले हम लोग कंपेयर करेंगे कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और डीएस वेक्टर एक दूसरे के डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच एंगल यहाँ पर थीटा हमारा 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डी फाई मीन्स इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डी डॉट डी एस फैक्टर
मीन्स ई डी एस कॉस जीरो। तो फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, दस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ds को इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, देन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर q इज इक्वल्स टू e इक्वल्स टू q by 4 pi r square into epsilon naught. Hence electric field E equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square. Thus here force equals to Q naught times of E, means 1 by 4 pi epsilon naught into Q multiply with Q naught divided by R square. यही चीज हम लोग देखे थे कि force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to a square of distance between these two charges. तो इससे हम ओम्स लॉ को प्रूव करते हैं फ्रॉम यूजिंग गॉस थ्योरम। तीसरे एप्लीकेशन में हम लोग निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज hollow spherical shell, hollow spherical shell। तो hollow spherical shell में हम क्या देखेंगे कि पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड उसके सरफेस पर होगा, तो इनर पार्ट में कोई चार्ज नहीं होगी। Let Q charge lie on the spherical shell of radius capital R। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जहां जहां निकालना है वहां पर गॉसियन सरफेस अलग अलग लेते चले जाना है। जैसे पहला गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R। तो जब इसके अंदर लेंगे तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू तो हमारा 0 है, तो E इंटू डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई ds इंटू एप्सिलॉन नॉट और 1 बाय ds की जगह पर 4 पाई r स्क्वायर रखते हैं, देयरफॉर q इज 0, हेंस टोटल टर्म इज 0। सेकंड नंबर पर हम क्या करते हैं, r गॉसियन सरफेस उसके सरफेस पर मांग लेते हैं। तो इफ स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, देन E डॉट ds इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स 1 by ds into q by epsilon naught equals 1 by 4 pi capital R square into q by epsilon naught। और q by 4 pi R square तो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया सरफेस डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वी गेट सेकंड केस। थर्ड केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से बड़ा हो, इसका मतलब है अगर वहां पर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा का पूरा उसके स्फीयर के गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाती है। इस केस में E डॉट ds हमारा q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, हेंस E इक्वल्स टू 1 बाई ds इंटू q बाई एप्सिलॉन नॉट, where ds is your 4 pi into small r square. So q by epsilon naught, hence 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square। यही चीज हम कूलम्ब्स लॉ में भी देखते हैं। अगर इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करें तो डेफिनेट है ये r का ग्राफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। तो r का ग्राफ स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। इसके बाद एक्सीडेंटल ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, और यही वैल्यू कंटिन्यू r की इंक्रीजिंग ऑर्डर में
ये डिक्रीज करते जाएगी एज अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्थ एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो हम ये स्मॉल आर, पहले आर कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ किए और उसमें टोटल चार्ज को इंक्लूड किए। Let a non-conducting solid sphere of radius capital R and his center is O is completely uniform charge density is rho। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब ये स्मॉल आर यानी पी पॉइंट इसके अंदर हो तो स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। यूजिंग गॉस लॉ, integral form of E into ds is equals to q dash by epsilon naught। q dash क्या है? Means total charge in this sphere यानी Gaussian sphere। तो q dash by epsilon naught means E into 4 pi small r square equals to q dash by epsilon naught। तो E equals to q dash by 4 pi small r square into epsilon naught। अब Q डैश कितना होता है? तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो स्मॉल आर इंटू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। हेंस फर्स्ट आंसर इज E इक्वल्स टू स्मॉल आर इंटू रो डिवाइडेड बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड केस अगर हम सरफेस पर ले लेते हैं तो सरफेस पर स्मॉल आर इज कैपिटल आर, तो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर कर दिए तो आर इंटू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यही चीज हम इससे पिछले फिगर में भी देखे थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर के केस में होती है। और लास्ट स्टेप में आउटसाइड द स्फीयर यदि हम स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर लेंगे तो E इंटू डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हेंस E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर 1/4 पाई आर स्क्वायर इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तीन अलग अलग स्टेप में देखिए, यानी इंटरनल पार्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज directly proportional to small r। Maximum value becomes sigma by epsilon naught and then graph is decreasing order with respect to r square यानी E is inversely proportional to r square। तो ये तो तीन केस हम सॉलिड स्फीयर में देखें और कैसे इसका यानी गॉसेस थ्योरम को यूज करते हुए हम डिफरेंट स्टेप निकालते हैं। और एक चीज कहना चाहेंगे कि चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा तो डेफिनेट है हम उतना ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे और बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिल सकेगी। अतः चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए आप लोग। इस अगले एप्लीकेशन में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थीन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पर पहले एक सिंगल प्लेन लेकर के चलना है जो बहुत पतली सी प्लेन्स है और जिसमें चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा मान के चल रहे हैं। तो डेफिनेट है कि P अगर कोई पॉइंट लें तो ये P पॉइंट पर हमको इसकी करंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसकी दोनों साइड से निकलेगा। तो डेफिनेट है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे तो यहाँ दो सरफेस एरिया काम कर रही है। हेंस
total electric flux equals to 2E into ds, means q by epsilon naught, or q equals to sigma into ds, then divided by epsilon naught. तो ds से ds कट कर दो, तो E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सेकेंड केस, अगर इसके बीच का दोनों सरफेस इस शीट का बहुत फार अपार्ट हो, यानी थिक शीट हो, तब क्या होता है? तो पहले शीट के कारण पी पर कितना होगा, दूसरे शीट के कारण पी पर कितना होगा, ये चीज हमको निकालना है. तो E1 is equals to rho by 2 epsilon naught, E2 is equals to rho by 2 epsilon naught. Adding E1 plus E2, we get sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. Means net value sigma by epsilon naught. Means electric field due to thick infinite plane sheet is defined as sigma by epsilon naught times. नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू thin infinite plane parallel sheet of the charge density rho 1 and rho 2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं. तो यहाँ तीन रीजन बन रही है. फर्स्ट रीजन यानी लेफ्ट साइड में, सेकेंड रीजन, एंड दिस इज थर्ड रीजन. फर्स्ट रीजन में क्या देखेंगे कि E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ये E1 और E2 दोनों निगेटिव साइड में है, इसलिए माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दिए तो रो 1 प्लस रो 2. अगर बाई द वे दोनों चार्ज को इक्वल लेते हैं तो 2 sigma by 2 epsilon naught, again it becomes sigma by epsilon naught. रीजन 2 में चलते हैं तो E equals to E1 plus E2, means E1 is your positive but E2 is your negative. तो sigma 1 by 2 epsilon naught minus sigma 2 by 2 epsilon naught. अब यहाँ पर 1 by 2 epsilon naught into sigma 1 minus sigma 2. बाय द वे अगर हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को इक्वल लेंगे तो इस बीच वाली पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. तो ऐसे केस को हम लोग शेल्डिंग के नाम से जानते हैं, यानी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड. हेंस E equals 1 by 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. In reason number 3, E equals to E1 plus E2. Here E1 plus E2. तो E1 और E2 दोनों हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है. तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को फिर से यहाँ पर इक्वेट करते हैं तो ये भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती है. अतः E equals 1 by 2 epsilon naught times of sigma 1 plus sigma 2. In next state, electric field intensity due to two thin infinite plane parallel sheet of charge density sigma 1 and sigma 2. यहाँ पर भी हमारा तीन अलग अलग रीजन बन रही है. फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन. फर्स्ट रीजन में हम लोग देख रहे हैं कि E1 इज योर नेगेटिव बट E2 इज योर पॉजिटिव, मीन्स E इक्वल्स टू E1 प्लस E2. मीन्स E1 इज माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन करेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. बिटवीन द प्लेट यहाँ पर E1 और E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
equals 1 by 2 epsilon naught times of sigma 1 plus sigma 2. This is first case. This is second case, है ना? The E is equals to 1 by 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. This second case. थर्ड केस में हम देख रहे हैं E equals to E1 plus E2 और E1 is your positive but E2 is your negative. The sigma 1 by 2 epsilon naught minus sigma 2 by 2 epsilon naught. Taken out, we get 1 by 2 epsilon naught as common. So sigma 1 minus sigma 2. Hence, E equals to 1 by 2 epsilon naught times of sigma 1 minus sigma 2. If sigma 1 equals to sigma 2, तो डिफिनेट है कि E1 पहला फील्ड में, E ये फर्स्ट फील्ड में इन केस A में E इक्वल्स टू 0. इन B केस में हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू केसेस, electric field between these two cases become sigma by epsilon naught. और थर्ड केस में देख रहे हैं सी केस में अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0. कहने का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा केवल इस प्लेट के बीच काम करती है. प्लस प्लेट से माइनस प्लेट के बीच में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे जब एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव हो. और यही चीज बेसिकली आपका कैपेसिटर में और साथ साथ जो सेल बनाते हैं या सेल के कंस्ट्रक्शन में भी हम देख रहे हैं कि उसके इनर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव रहती है जबकि उस प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाता है. इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने शेयर करने की कोशिश कीजिएगा.